क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत महज सुर और ताल का खेल नहीं बल्कि किसी राष्ट्र की धड़कन कैसे बन जाता है? कैसे कुछ धुनें हवा में घुलकर क्रांति की चिंगारी बन जाती हैं, कैसे कुछ गीत हमारी रगों में बहते लहू को गर्व से भर देते हैं तो वहीं कुछ हमारी आंखों में अनकहे आंसू ले आते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हम। भारत एक देश, हजार भाषाएं और लाखों कहानियां, लेकिन एक धागा है जो इस विविधता को एक माला में पिरोता है और वो है संगीत, खासकर बॉलीवुड संगीत। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये हमारी पहचान का आईना है, हमारे सपनों की उड़ान है, हमारे संघर्षों का साथी है और हमारी जीत का जश्न है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आज हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड संगीत के उस जादुई सफर पर जहां कुछ गीतों ने सिर्फ धुनें नहीं बदली बल्कि एक पूरे राष्ट्र की सोच, समाज और तकदीर को बदलने में अपनी भूमिका निभाई। हम देखेंगे इसका गौरवशाली उदय, इसका सुनहरा राज और आज का पतन। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। संगीत भारत की आत्मा में सदियों से बसा है। मंदिरों की घंटियों से लेकर खेतों में गाए जाने वाले लोक गीतों तक इसने हमारी संस्कृति को सांसें दी हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा तो संगीत उसका सबसे शक्तिशाली साथी बन गया। भारतीय सिनेमा की कहानी बिना संगीत के अधूरी है। ये वो अमर भाव है जिसने न सिर्फ किरदारों को जुबान दी बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को झंकृत किया। कल्पना कीजिए उस दौर की जब शब्द कम थे लेकिन सुरों ने दिलों के तारों को छेड़ दिया। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर। ये यात्रा शुरू होती है क्लासिक एरा के उन स्वरों से जहाँ देशभक्ति की ज्वाला थी, प्रेम का मासूम इजहार था, विरह की कसक थी और समाज को आईना दिखाती चेतना की गूंज भी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर। संगीत सिर्फ कानों को सुकून देने वाली चीज नहीं रहा, ये संवाद का पुल बना, सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बना और उस अदृश्य धागे की तरह उभरा जिसने भारत की अनेकता में एकता को पिरोया। ये वो जुबान है जिसे हर पीढ़ी, हर वर्ग, हर कोने का इंसान समझता है और महसूस करता है। संगीत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, ये इतिहास बनाने वाला एक जीवंत माध्यम रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर कल्पना कीजिए 1930 के दशक की। सिनेमा अभी शिशु अवस्था में था, तकनीक सीमित थी लेकिन जज्बा आसमान छू रहा था। उस दौर में संगीत की जड़ें हमारी जमीन से जुड़ी थी, शास्त्रीय रागों की गहराई और लोक धुनों की मिठास। संगीत निर्देशक जैसे एस.सी. बनर्जी और आर.सी. बोरकर वो शिल्पकार थे जिन्होंने बांसुरी की मीठी तान, तबले की थाप और सरोद के गहरे सुरों से भारतीय सिनेमा संगीत की पहली ईंटें रखी। शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो जैसे मंच पर फिल्मी संगीत को अश्लील मानकर शास्त्रीय संगीत को अधिक बढ़ावा दिया गया, लेकिन फिल्मी धुनों की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती रही। गीतकार आर ठाकुर जैसे कलमकारों ने सरल शब्दों में गहरी भावनाएं पिरोई, जिन्हें के.एल. सहगल जैसे गायकों ने अपनी दर्द भरी और मखमली आवाज से अमर कर दिया। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि वो प्रेम की खुशी और विरह का दर्द दोनों को सीधे दिलों तक पहुंचाते थे। ये गीत हमारी लोक कथाओं, धार्मिक प्रसंगों और आम आदमी की जिंदगी से प्रेरणा लेते थे, जिसे दर्शक उनसे तुरंत जुड़ जाते थे। संगीत की पहुंच तब तक विनाइल रिकॉर्ड्स तक ही लिमिटेड थी, जो आबादी के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंच पाते थे। ये वो दौर था जब एक्सपेरिमेंट्स की नींव रखी जा रही थी। पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे म्यूजिशियंस ने ठुमरी और दादरा जैसे शास्त्रीय शैलियों को फिल्मी संगीत का हिस्सा बनाया। गीतकार युगल किशोर और गायिका कुमार सम्मुख गुंजन जैसे कलाकारों ने लोक और शास्त्र के संगम को और निखारा, जिससे एक अनूठी ध्वनि पैदा हुई जो पारंपरिक भी थी और सुलभ भी।
इसने दर्शकों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों के सौंदर्य से फिर से जोड़ लिया। लेकिन इस युग का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मोड़ था प्लेबैक सिंगिंग यानी पार्श्व गायन का आगमन। अब एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग करते थे और उनकी आवाज बनते थे प्रोफेशनल सिंगर्स। इसने गायकी को एक नई पहचान दी, आवाज की क्वालिटी को सुधारा और संगीत को सिनेमा का अभिन्न अंग बना दिया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने आने वाले स्वर्ण युग का मंच तैयार कर दिया था। जैसे जैसे 1940 का दशक आगे बढ़ा, भारत की हवाओं में आजादी की गूंज भी तेज होती गई। स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और बॉलीवुड का संगीत इस आंदोलन का हथियार बन चुका था। सी रामचंद्र जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपनी धुनों में वो जोश और जुनून भरा जो लाखों हिंदुस्तानियों के दिलों में जल रहा था। चल रे नौजवान, चलो संग चले हम, दूर तेरा गाँव। कवि प्रदीप जैसे गीतकारों ने ऐसे शब्द लिखे जो नारे और प्रार्थना बन गए। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज़ादी मिल चुकी थी, देश अब नव निर्माण के सपने देख रहा था और बॉलीवुड संगीत अपने चरम पर पहुंचने वाला था। 1950 से 1970 का दशक इसे भारतीय सिनेमा संगीत का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि ये वो दौर रहा जब संगीत में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का विस्फोट हुआ। एस.डी. बर्मन की मिट्टी की खुशबू वाली धुनें, नौशाद की शास्त्रीय भव्यता, ओ.पी. नैयर का चुलबुला अंदाज, शंकर जयकिशन की एनर्जी और मदन मोहन की गजलों सी मिठास, ये म्यूजिक डायरेक्टर अपने आप में एक एरा थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। फिल्म मेकर्स सही प्रतिभा को अपनी फिल्मों में लाने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि संगीत फिल्म की मार्केटिंग का एक अभिन्न अंग हो चुका था। और इन धुनों को आवाज दी उन फरिश्तों ने जिनकी आवाजें आज भी हमारे दिलों पर राज करती हैं। लता मंगेशकर की पाकीज़गी, मोहम्मद रफ़ी की रेंज, किशोर कुमार की मस्ती, आशा भोसले की शोखी और मन्ना डे की शास्त्रीय पकड़। हे राम हमारे रामचंद्र, हे राम हमारे राम। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन। इनके साथ थे वो जादूगर गीतकार, शैलेंद्र की सादगी में छिपी गहराई, साहिर लुधियानवी की शायरी में छुपा इनकलाब, हसरत जयपुरी की रुमानी उड़ान और मजरू सुल्तानपुरी का बहता हुआ अंदाज। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। इनके गीतों ने जिंदगी के हर रंग को छुआ। प्यार की पहली नजर हो, बिछड़ने का दर्द, जिंदगी का फलसफा और समाज पर कटाक्ष, हर भावना को इन्होंने सुरों और शब्दों में ढाल दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए। वैसे इस दौर में किशोर कुमार और एस.डी. बर्मन जैसे कलाकारों के पॉप प्रभाव ने भी फिल्मी संगीत को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने का ही काम किया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा था। इस स्वर्ण युग की खासियत थी रेंज और क्वालिटी। एस.डी. बर्मन के लोक शास्त्रीय मिश्रण से लेकर शंकर जयकिशन के भव्य ऑर्केस्ट्रा तक, ओ.पी. नैयर के अनूठे रिदम से लेकर हेमंत कुमार के सुकून भरे संगीत तक, हर किसी का अपना एक अलग अंदाज था। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। म्यूजिक अरेंजमेंट और बैकग्राउंड स्कोर की टेक्निक भी विकसित हुई, जिसने गानों और फिल्मों को एक गहरा अनुभव दिया। शैलेंद्र, साहिर, हसरत और मजरू जैसे गीतकारों ने शब्दों से जादूगिरी की, वहीं लता, रफी, किशोर, आशा और मन्ना डे जैसे गायकों ने अपनी आवाजों से उन शब्दों को अमर कर दिया। इनका तालमेल ऐसा था कि इसने स्वर्ण युग को भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे चमकदार अध्याय बना दिया। इसके बाद आया 70 और 80 का दशक, जो कि बदलाव का था। समाज में बेचैनी थी, सवाल थे और सिनेमा और संगीत इसे दर्शा रहे थे। आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों ने वेस्टर्न रॉक, जैज और फंक को भारतीय संगीत में मिलाकर युवाओं की नब्ज पकड़ी, तो वहीं गुलजार, जावेद अख्तर और आनंद बख्शी जैसे गीतकारों ने सामाजिक यथार्थ, संघर्ष, दोस्ती और हौसले को आवाज दी। अब फीमेल कैरेक्टर्स को भी सशक्त आवाज मिलने लगी थी। रहना बीती जाए शाम।
लेकिन इस युग का सबसे बड़ा टेक्निकल और कॉमर्शियल मोड था कैसेट का आगमन। कैसेट ने संगीत को विनाइल रिकॉर्ड की तुलना में कहीं ज्यादा एक्सेसिबल और सस्ता बना दिया, यानी अब आम आदमी भी संगीत खरीद सकता था। इसने टी सीरीज और विनस जैसे संगीत कंपनियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने संगीत को घर घर तक पहुंचाया। पैसा ये पैसा पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। संगीत की डिमांड बढ़ने लगी और कॉन्सर्ट्स दूरदर्शन पर दिखाए जाने लगे। इस दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी जनता की पसंद बनी रही, तो वहीं बप्पी लहरी के डिस्को की लहर को भला कौन भूल सकता है। I am a disco dancer. I am a disco dancer. लेकिन इस एक्सेसिबिलिटी का एक दूसरा पहलू भी था, पायरेसी। सस्ते में म्यूजिक कॉपी करके बेचा जाने लगा, जिसने इंडस्ट्री के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। फिर भी कैसेट क्रांति ने संगीत की पहुंच को फिनोमिनल तरीके से आगे बढ़ाया। ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद यानी 80 के दशक के मिड से लेकर 2000 तक म्यूजिक इंडस्ट्री व्यावसायिक रूप से अपने शिखर पर रही। इस दौरान सिंथेसाइजर और ड्रम मशीन ने संगीत को एक नया साउंड दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी म्यूजिक स्टोर्स का स्वर्णिम दौर, यानी कैसेट्स और फिर सीडीज। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। फिल्मों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अब उनके म्यूजिक एल्बम की बिक्री से आने लगा। म्यूजिशियंस और म्यूजिक कंपनी सचमुच लाखों कमा रहे थे। आलम यह था कि 1990 की आशिकी के एल्बम ने लगभग 2 करोड़ कॉपीज बेच डाली और रोजा और बॉम्बे जैसे एल्बम्स ने भी 1.5 से 2 करोड़ कॉपीज की बिक्री के रिकॉर्ड कायम किए। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम। जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए। इस जबरदस्त मुनाफे ने फिल्म मेकर्स को संगीत पर बड़ा दांव लगाने के लिए प्रेरित किया। म्यूजिक कंपनी चाहती थी कि संगीतकार कुछ नया और कुछ अट्रैक्टिव बनाएं ताकि बिक्री और ज्यादा बढ़ सके। और यही वो दौर था जब फिल्म संगीत के साथ साथ इंडी पॉप का भी जबरदस्त उदय हुआ। लकी अली, अलीशा चिनॉय, दलेर मेहंदी और बाबा सहगल जैसे कलाकारों ने अपने एल्बम्स निकाले और अपार सफलता हासिल की, जिसका सबसे बड़ा रीजन फिजिकल बिक्री से होने वाला कलेक्शन था। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं हवा के। इसी कॉमर्शियल सक्सेस के बीच ए.आर. रहमान रोजा के साथ आए और उन्होंने भारतीय संगीत को वर्ल्ड लेवल पर स्थापित कर दिया। उनके फ्यूजन ने दुनिया को दीवाना बना दिया। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन। वहीं शंकर एहसान लाए जैसे संगीतकारों ने भी आधुनिकता और भारतीयता का सुंदर मिश्रण पेश किया। लेकिन इस दौर में एक और चलन शुरू हुआ जो भविष्य की आहट दे रहा था, और वो था रीमिक्स और प्लेजरिज्म। हालांकि क्रिएटिविटी चरम पर थी, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में कुछ लोगों ने पुराने हिट गानों या विदेशी धुनों को कॉपी करना शुरू कर दिया। और फिर आया 21वीं सदी का सबसे बड़ा मोड़, यानी इंटरनेट और डिजिटल स्ट्रीमिंग। iTunes, गाना, स्पॉटिफाई और सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल दिया। संगीत अब हमारी उंगलियों पर था, और वो भी सस्ता और मनचाहा। लेकिन इस क्रांति ने म्यूजिक इंडस्ट्री के पूरे अर्थशास्त्र को ही उलट कर रख दिया। जहां पहले एक कैसेट या सीडी की बिक्री से आर्टिस्ट्स और लेबल को अच्छा खासा पैसा मिलता था, वहीं अब एक स्ट्रीम से मिलने वाली कमाई लिटरली कुछ पैसों तक सिमट कर रह गई। और वो कलाकार जो फिजिकल बिक्री के दौर में किंग थे, अब स्ट्रीमिंग के युग में एम्प्लॉई यानी कर्मचारी जैसे बन गए। सारा पैसा अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और रिकॉर्ड लेबल के बीच बंटने लगा, और कलाकारों के हिस्से में बहुत कम आने लगा, खासकर उनके पास जिनके पास अपने गानों के मास्टर्स यानी कॉपीराइट नहीं होते थे। वहीं रिकॉर्ड लेबल जिन्हें अब फिजिकल बिक्री जैसा मुनाफा नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी कलाकारों को पहले जैसा भुगतान करना बंद कर दिया। हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा।
हालांकि इस बदलते इकोनॉमिकल सिनेरियो का सीधा असर क्रिएटिविटी पर पड़ा। जब स्ट्रीमिंग से कमाई कम हो गई तो ओरिजिनल म्यूजिक बनाने की इकोनॉमिक इंसेंटिव लेबल और आर्टिस्ट्स दोनों के लिए कम होती चली गई। और फिर रिकॉर्ड लेबल्स ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने पुराने हिट गानों का पूरा कैटलॉग ही खरीद लिया और कम बजट में मुनाफा कमाने का आसान तरीका ढूंढ निकाला, जो कि था पॉपुलर गानों का रिमिक्स बनाना। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली। इसे बनाना आसान था और फास्ट भी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि रिकॉर्ड लेबल के पास इनके राइट्स भी थे। और नतीजा जो आज हम देख रहे हैं, यानी रीमिक्स गानों की बाढ़, जिसे कुछ लोग महामारी भी कहते हैं। हर दूसरी फिल्म में एक पुराना हिट गाना नए कलेवर में परोस दिया जाता है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। इससे लेबल को तो फायदा होता है, लेकिन ओरिजिनलिटी कहीं खो जाती है। कई बार तो ओरिजिनल क्रिएटर्स को क्रेडिट तक नहीं दिया जाता या इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है। विशाल ददलानी और ए आर रहमान जैसे कई बड़े कलाकारों ने इस चलन पर अपनी निराशा और गुस्सा भी जाहिर किया। उनका मानना है कि ये ओरिजिनल आर्ट का अपमान है। When people get insecure, they use that card, I think. But if they invest in, time in composition and lyrics, people be much more happier, because people want something. I can see all the chats, I can see all the comments. वहीं टी सीरीज और जी म्यूजिक जैसी बड़ी कंपनीज ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए फिल्म मेकिंग जैसे दूसरे बिजनेसेस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे म्यूजिक क्रिएशन शायद अब उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं रह गया। अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा जितना तूने। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी है। एक तरफ लोग ट्विटर और फेसबुक पर रिमिक्स गानों की जमकर आलोचना करते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यही रिमिक्स गाने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक इन गानों को ऑडियंस मिलते रहेंगे, तब तक शायद लेबल इन्हें बनाते रहेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ओरिजिनलिटी कहीं खत्म हो गई है? शायद नहीं। आज भी गली बॉय, कबीर सिंह और मन मर्जियां जैसे एल्बम्स आते हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी से दिल जीत लेते हैं और कमर्शियली भी सक्सेसफुल होते हैं। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं। साथ ही डिजिटल युग ने इंडी आर्टिस्ट्स को भी एक नई उड़ान दी है। यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिना किसी लेबल के सीधे दर्शकों तक ये अपना म्यूजिक पहुंचा रहे हैं। और वहीं कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्यूजन और नए प्रयोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि ये तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक तो नहीं है, हालांकि जटिल जरूर है। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। दोस्तों, ये यात्रा हमें दिखाती है कि बॉलीवुड म्यूजिक सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं, ये हमारी कलेक्टिव स्पिरिट की धड़कन है, जिसने समय के साथ कई रूप बदले हैं। इसने हमें आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया, नवनिर्माण का सपना दिखाया, मुश्किलों में हौसला दिखाया और जिंदगी का जश्न मनाना और प्यार करना भी सिखाया। हर युग के संगीत ने समाज में चेतना जगाई, पीढ़ियों को प्रेरित किया। लेकिन आज ये इंडस्ट्री एक चौराहे पर खड़ी है, जहां आर्ट, ऑक्यूपेशन और टेक्नोलॉजी के बीच एक संतुलन तलाशा जा रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। बॉलीवुड म्यूजिक की ये अमर यात्रा प्रमुख हस्तियों के योगदान, सामाजिक बदलावों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कमर्शियल फ्लक्चुएशंस का संगम है। आज रीमिक्स के दौर में ओरिजिनलिटी की बहस जारी है। आर्टिस्ट्स अपने राइट्स और अर्निंग्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भविष्य में एआई जैसे नए मोड लाने को तैयार है। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में भी बॉलीवुड म्यूजिक उसी तरह राष्ट्र की धड़कन बना रहेगा, और क्या क्रिएटिविटी और बिजनेस के बीच सही बैलेंस मिल पाएगा? संगीत समय से बड़ा होता है और हर धुन में एक देश की आत्मा बसती है, लेकिन उस आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और जब तक एक भी ओरिजिनल धुन बजती रहेगी, उम्मीद कायम रहेगी। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।